हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना जो टॉपिक है वो है गवर्नेंस इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर ले आगे बढ़ने से पहले, और हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन कर ले ताकि आपको आगे के जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। साथ में हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस पर कॉल करके आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटिव, या फिर आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आप मंगा सकते हैं। और ये हमारा वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करके और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। तो गवर्नेंस क्या है? एक प्रोसेस है जो कि हमारे देश के डिसीजन मेकिंग के लिए और हमारे देश के जो भी अफेयर्स है और ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहीं ना कहीं वो मैनेज करने की कोशिश करती है। उनका मैनेजमेंट ही गवर्नेंस कहलाता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स हाउ रूल्स आर मेड, हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर हैंडल्ड। हमें ये बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनाई जाती है, रूल्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, और रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में कहे तो हु मेक्स डिसीजन, हाउ दे मेक्स दैम एंड हाउ दे आर एनफोर्स्ड। तो किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, कौन बनाता है, एनफोर्समेंट किस तरीके से किया जाता है, इन चीज़ों की स्टडी को ही गवर्नेंस कहते हैं। एक गवर्नेंस की जो की फीचर्स है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का शासन हो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस मतलब कि सबका साथ होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस को हम समझते हैं। गवर्नेंस का जो पहला फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पे जो पावर है वो लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। जो डिसीजन मेकर है वो लोग खुद होते हैं, और लोग जो है अपने नेता को चुनते हैं। इसके फीचर्स क्या है कि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स होता है, और सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है उसको प्रमोट किया जाता है। एग्जाम्पल आप इंडिया का दे सकते हैं, यूएस का दे सकते हैं, और कनाडा का। नेक्स्ट है मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे जितना भी पावर या अथॉरिटी होता है वो सिंगल पर्सन के हाथ में होता है, और सेंट्रलाइज्ड पावर होती है यहाँ पे सारी। यहाँ पे एग्जांपल आप यूके का ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? यहाँ पे जितनी भी अथॉरिटी या पावर जो होती है वो सिंगल रूलर के पास या फिर स्मॉल ग्रुप के पास होता है, और वही डिसीजन मेकर होता है, सारे जो डिसीजंस हैं वही लिया करता है। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है सिटीजन्स के ऊपर, लिमिटेड फ्रीडम दिए जाते हैं, डिसीजन मेड विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब लोगों से बिना पूछे डिसीजन को ले लिया जाता है, और इसका एग्जाम्पल बेस्ट है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट फॉर्म है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड होता है सेंट्रल और रिलीजन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, मतलब दोनों जो है काम करते हैं मिलजुल कर। यहाँ पे पावर शेयर्ड होते हैं, लोकल ऑटोनॉमी होती है, और यहाँ पे जो सेंट्रल और जो गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के बीच में मिलजुल कर काम किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप यूएस दे दीजिए, इंडिया दे दीजिए, और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बताना लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नेंस जो फोकस करती है वो है विलेज पे, टाउन पे और सिटीज़ पे। मतलब किस तरीके से विलेज में भी, गांव में भी जो सत्ता है, जो पावर है वो शेयर होना चाहिए, पावर जो है वो अलग अलग। इसमें लोकल गवर्नेंस पे फोकस किया जाता है, और इसके फीचर्स होते हैं डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन होता है? जो विलेज है वो होता है। इस फॉर्म में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ज़्यादा फास्ट किए जाते हैं, और इसमें एग्जांपल आप दे दीजिए पंचायती राज का एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? एक ऐसा गवर्नेंस होता है जहाँ पे जो फंक्शंस है, जो काम है वो काफ़ी स्मूथली किए जाते हैं, और यहाँ पे पीस को, सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। कंक्लूजन में आप ये बता देना कि जो गवर्नेंस है उसका मतलब होता है कि सोसाइटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं, और इसके फॉर्म्स बता सकते हैं आप कि हमने जो अभी फॉर्म्स पढ़ लिए, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, मोनार्की जो है ये सारे इसके फॉर्म्स हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, ये इसकी थियरी क्या है ये हम समझेंगे। तो डेवलपमेंट इज़ अ टर्म ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रोथ,
प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट को दिखाना, ग्रोथ को और प्रोग्रेस को दिखाना ही डेवलपमेंट होता है। और ये हम इसको डिफरेंट टाइप से या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे का डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब वो लर्न मतलब कि वो लर्न करे किसी चीज़ को, स्पीक करे, थिंक करे और इंटरेक्ट करे सोसाइटी के साथ में। मतलब वो चीज़ों को सीख भी पा रहा है, उन चीज़ों के बारे में सोच पा रहा है और लोगों को वो बता भी पा रहा है उन चीज़ों के बारे में। तो वो उसका क्या है, डेवलपमेंट है। हमारे देश का डेवलपमेंट कब कहलाता है, जब हमारा देश जो है वहाँ के लोगों को जॉब भी मिल रही है, वो देश हमारा रैपिडली ग्रो कर रहा है, जीडीपी उसकी आगे बढ़ रही है और देश की जो इनकम है वो बढ़ रही है और जो लोग हैं उनका हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो ठीक है, वहाँ के लोग जो है उनका हेल्थ जो है वो ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारे देश का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। डिफरेंट टाइप्स की थियरीज़ हैं जो कि हमें डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला थियरी है मैचुरेशनल थियरी। मैचुरेशनल थियरी जो है उसको प्रपोज करने वाले थे एनरोल्ड गैसेल। इन्होंने इस थियरी को दी थी और इनका कहना ये था कि कभी भी हमारे देश की वृद्धि या विकास है वो कब होती है, बायोलॉजिकल ग्रोथ के बाद। ठीक है, तो इन्होंने जो मेन फोकस है बायोलॉजिकल ग्रोथ पे किया। जैसे कि एक बच्चा है, उस बच्चे की ग्रोथ तभी मानी जाएगी जब वो बायोलॉजिकली रेडी हो जाएगा। अगली थियरी है लर्निंग थियरी। लर्निंग थियरी जो है उसको दिया था स्किनर ने और जॉन वॉटसन ने। इसका जो मेन फोकस है वो एनवायरनमेंट पे है, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस पे है। मतलब कि अगर हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने प्रैक्टिस से सीख रहे हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी क्या कहते हैं, इस थियरी को जीन पियाजे ने दिया था और इसमें वो ये बताते हैं कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे के अंदर। मतलब बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। पहला उन्होंने स्टेज बताया है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चा चीज़ों को पहले लर्न करता है, सेंस करता है और फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। फिर है प्री ऑपरेशन स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होता है और इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं और इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 साल के बच्चों के लिए है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि आफ्टर 12 ईयर आता है, इसमें जो बच्चे हैं वो अब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं और वो जैसे जैसे चीज़ों को देखते हैं उनका जो नज़रिया है वो अपना बनता जाता है। ये जो थियरी है इस थियरी को दिया था कि एरिक एरिक्सन ने दिया था। एरिक एरिक्सन जो है उन्होंने इसको दिया था और ये मेनली सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट पे फोकस करता है। ये थियरी हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शंस एंड इमोशंस इन शेपिंग अ पर्सन्स ग्रोथ। सोशियो कल्चरल थियरी जो है ये वाइगोट्स्की ने दिया है और ये हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी का रिलेशन है और जो सोसाइटी का कल्चर है, जो वैल्यूज़ है, वो भी जो बच्चे हैं या फिर जो ह्यूमन है उनको शेप देते हैं। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ सीखने में हेल्प करते हैं। और इन्होंने एक JPD, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल जो फैक्टर्स है वो इंक्लूडेड होते हैं और ये हमें ये समझाता है कि किस तरीके से एक ह्यूमन जो है वो ग्रो करता है और लर्न करता है चीज़ों को, जो कि अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिसेस से और कल्चर से कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ठीक है, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उनका कैसा कॉन्सेप्ट है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड, कंट्रोल एंड हेल्ड अकाउंटेबल। तो यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा गवर्नेंस होता है जहाँ पे कंपनी जो है वो चीज़ों को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है और वही अकाउंटेबल होती है चीज़ों को आगे रन करने के लिए, चलाने के लिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स या प्रैक्टिसेस एंड जो ये प्रोसेस हमें देता है जिससे हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से ये चलाता है।
जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो हेल्प करता है मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस रिस्क, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड द इंश्योर द कंपनी अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव इफ एफिशिएंटली। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा होता है जो कि रिसोर्सेज के मिसयूज़ को रोकता है और रिस्क जो भी है फाइनेंशियल वो कम करने की कोशिश करता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करके कंपनी को आगे ले जाने की कोशिश करता है। इसके की कंपोनेंट्स को अगर हम देखें, एलिमेंट्स को देखें, तो पहला एलिमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट्स हैं, डिसीजंस मेकर है, उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं, लोगों की परफॉर्मेंस को वहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, चीज़ों को सुपरवाइज़ किया जाता है बोर्ड के थ्रू कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी जाए हर एक दिन। और शेयर होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं अपने अपने कैपिटल्स को लगाते हैं, इसमें सबके शेयर्स होते हैं और यहाँ पे इक्वल वोटिंग करी जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं पहले उनके लिए वोटिंग की जाती है, वोटिंग के थ्रू चीज़ों को आगे पास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कोशिश करी जाती है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लिए जाए और डिस्क्लोज़ ना किया जाए, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखा जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी चीज़ों को बताया जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे काम किए जाएँ। अकाउंटेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स में हम देखें तो पहला प्रिंसिपल आता है कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब जितने भी यहाँ पे काम हो, इन्फॉर्मेशन जो दिए जाए वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों के, जो काम है वो फेयर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी भी तरीके का करप्शन इसमें ना हो इन्वॉल्व। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिसने भी जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए या फिर जो भी आगे काम को कर रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करे और जो डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंस होके लिए जाए, ना कि किसी के प्रेशर में लिए जाए। साथ में सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे ताकि जो जो गवर्नेंस है वो आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए प्रमोट हो सके, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। कंक्लूजन में आप ये बता देना कि मेनली इसका काम है किस तरीके से एक कंपनी जो है फेयर होके काम करे। तो कंपनी को एक फेयर किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल वे में काम करना चाहिए, यही हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे जो वीडियो है उसको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेक एन अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम PRIs भी बोलते हैं, ये क्या है, ये एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है जो कि लोकल लेवल पे काम करने की कोशिश करती है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है एंड ग्रास रूट लेवल पे इनका काम जो है वो फोकस किया जाता है। मतलब ग्रास रूट मतलब कि विलेज जो लोकल जो मुद्दे होते हैं उनको उठाकर ये उनके मुद्दों को, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो PRI है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और ये हमें क्या बताता है कि किस तरीके से जो ये PRIs है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये बताते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या काम करेंगे, लोकल गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंस को ये बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर एंड रोल हम समझ लेते हैं। ये एक 3 टायर सिस्टम होता है जहाँ पे जो लेवल 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा जो लेवल होता है वो जिला परिषद होता है। मतलब ग्राम पंचायत जो है सबसे नीचे लेवल पे आता है, फिर पंचायत समिति मिडिल लेवल पे और जिला परिषद जो है वो सबसे ऊपर हाई लेवल पे आता है, लास्ट लेवल पे। इनके रोल क्या है, इनके रोल है कि ये किस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, वहाँ की प्लानिंग करे, वहाँ का डेवलपमेंट करे और दे हैंडल मैटर्स सच एज सैनिटेशन का मामला हो, साफ़ सफाई का हो, पानी का हो लोकल लेवल पे, या फिर एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ, वेलफेयर स्कीम्स, ये सारा जो काम है ये PRI जो है वो करते हैं। अगर हम बात करें कि PRI मतलब कि पंचायती राज के स्ट्रेंथ्स क्या है, इनकी जो ताकत है वो क्या है, तो पहला इनका जो ताकत है या स्ट्रेंथ है वो है डेमोक्रेटिक
पार्टिसिपेशन। ये लोगों को प्रमोट करता है कि किस तरीके से हमें डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है और हमें बढ़ चढ़ कर अपने लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी में भाग लेना है, ठीक है। तो ये वहाँ के सिटीजन्स को अवेयर करता है। मार्जिनाइज जो कम्युनिटी है, जो कि कहीं ना कहीं मार्जिन लेवल पे है, उनको ये आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। रिजर्वेशन देता है विमेंस को, एससी को, एसटी को विमेंस रिजर्वेशन देके उनको पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करता है ये। और एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। लोकल गवर्नमेंट या लोकल डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, मतलब लोकल लेवल के जितने भी इश्यूज़ हैं, उनके क्या नीड्स हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन डिमांड को ये जो सेंट्रल की सरकार या स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लाइक वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की कमी हो सकती है, स्कूल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये अपने लेवल के मुद्दे उठाकर सेंट्रल या स्टेट तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। जितने भी स्कीम्स सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाती है, लाइक कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, ये सारी योजनाएं लोकल गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचती है? तो इनको पहुंचाने का काम जो है ये पंचायती जो है वही लोग करते हैं। इसके अलावा ये कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करती है, मतलब ये लीडरशिप स्किल प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्शन के टाइम में ये बहुत सारी, मतलब ये जो है फंड्स को मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड्स जो है और कोऑर्डिनेशन है उसको गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन को बनाकर रखते हैं और बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमियां क्या है? तो इनकी कमियां और इनके चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस। इनके पास फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। इनको जो पैसे के लेन देन है वो कहाँ से करनी पड़ती है? इनके पास जो इनका बजट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इनको स्टेट की गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है, जिनकी वजह से इनको सही टाइम पे पैसे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठीक है। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग। इनको जितनी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उस लेवल की इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, चीज़ों के बारे में प्लानिंग सही से नहीं कर पाते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनको नहीं आता है। अगले बात करें तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब जितने भी जो बड़े नेता हैं कई बार तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एनरोल या फिर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट होकर कोई भी फैसला नहीं ले पाते। करप्शन हम देख सकते हैं, मिसमैनेजमेंट, ये कुछ दूसरे प्रॉब्लम है। इसके अलावा अवेयरनेस की कमी है इन लोगों में, जो गांव के लोग हैं, सिटीजन्स जो है उनमें पार्टिसिपेशन की कमी देखी जाती है। ओवरऑल हम देखें तो ये जो है हमारे सोसाइटी को स्ट्रेंथ करता है, हमारे ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करता है, लोकल गवर्नेंस को भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। और ये जितने भी मार्जिनाइज्ड सेक्शन हैं, जो कि पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी कम्युनिटी है, लाइक विमेन, एसटी, एससी, उनको आगे बढ़ाता है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, वो हम बता देंगे यहाँ पे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से या फिर फंड्स की कमी की वजह से जितना इनको काम करना चाहिए जितने अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाते हैं। सो हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है इसी के साथ। तो आप हमारे चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।